नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। आप सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को भाजपा को वॉशिंग मशीन बताते हुए कहा कि इस मशीन में एक तरफ से भ्रष्टाचारियों को डालो तो दूसरी तरफ से क्लीन हो जाते हैं। तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोपी हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, मुकुल रॉय की तरह अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला के कविता भाजपा में शामिल हो जाएं तो इनके सारे केस बंद हो जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि एक पैसा न मिलने के बावजूद मनीष सिसोदिया को जेल में रखा गया है और कर्नाटक में 8 करोड़ नकद बरामद होने के बाद भी भाजपा का विधायक जेल से बाहर है। अरविंद केजरीवाल और आपको छोड़कर भाजपा में शामिल होने से इनकार करना ही मनीष सिसोदिया का एकमात्र अपराध है। सीबीआई ईडी जांच का सामना कर रही है और आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं को ऑफर जो है दिया जा रहा है भाजपा में शामिल होने का, तो सारे मुकदमों से बरी हो जाओगे। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को खत्म करने और भारत को वन नेशन वन पार्टी और वन लीडर में तब्दील करना ही भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की फ्यूरी फायर पार्टी है भाजपा, जहां सारे दाग धुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पर 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाली भाजपा और उसकी सीबीआई 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाई। भाजपा का मकसद मनीष सिसोदिया को जेल में रखना है। इस खबर में तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, राघव चड्ढा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और वॉशिंग मशीन बताते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार पूरी जानकारी। चड्ढा ने कल प्रेस वार्ता कर भाजपा को वॉशिंग मशीन बताया और यहाँ तक कि ये भी कहा कि एक तरफ से कपड़े डालो यानी कि नेताओं को डालो और दूसरी तरफ उनको क्लीन चिट मिल जाती है। यानी कि भाजपा के अंदर अगर शामिल हो जाते हैं विपक्ष के नेता तो कहीं ना कहीं उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। उनके सारे आरोप जो है वो धुलते हुए नजर आते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से राघव चड्ढा की बात करें तो राघव चड्ढा जो है वो लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष के भाजपा के ऊपर जो है वो हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को ऑफर दी जा रही है कि भाजपा के अंदर शामिल हो जाइए, नहीं तो उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर कैसे जो और नेता है या फिर कहें विपक्ष के जैसे के कविता की बात करें तो जिस तरीके से उनके ऊपर भी सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है और तमाम नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, ईडी का शिकंजा उनके ऊपर कस चुका है, सीबीआई का शिकंजा उनके ऊपर कस चुका है। तो तमाम कहीं ना कहीं आरोप जो है वो अब लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर और ये विपक्ष के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को भी यानी पैसे का जो लेन देन है तो उसको लेकर भी लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल जवाब किए जा रहे हैं सीबीआई और ईडी के द्वारा। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है। और कल जिस तरीके से राघव चड्ढा की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से कहा गया कि भाजपा जो है वो अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कर्नाटक के जिस विधायक का नाम लिया गया है यहाँ तक ये कहा गया कि उनके घर से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली थी, मगर उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो भाजपा के अंदर शामिल है। और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को जब ऑफर दी गई थी कि भाजपा के अंदर शामिल हो जाइए तो उन्होंने साफ मना किया और अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है और उनको लगातार अब जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। मगर यहाँ पर सत्येंद्र जैन की बात करें तो उनके ऊपर पहले से ही कार्रवाई की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता जो है वो आप तिहाड़ जेल के अंदर है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो अपने नेताओं के बचाव में भी आ रही है और लगातार भाजपा के ऊपर हमला भी बोला जा रहा है। मगर भाजपा की तरफ से भी लगातार कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है जो अभी तक अपने आप को बेदाग बताती थी और जनता की ईमानदारी पार्टी बताती थी, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उससे तो साफ जाहिर है सिर्फ राजनीति की जा रही है, ना कि जनता के बारे में सोचा जा रहा है। क्योंकि अगर जनता के बारे में सोचा जाता तो कहीं ना कहीं जो आने वाला समय होता जनता के लिए या फिर उनके विकास कार्य जो होते वो कहीं ना कहीं होते हुए नजर आते। मगर अभी तक ना तो केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई बड़ा विकास कार्य देखने को मिला जिससे जनता को फायदा हो। और दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं
राजनीति की जा रही है। जनता के बारे में जरूर सोचा गया था थोड़ा बहुत कि बिजली फ्री दी गई थी, पानी फ्री दिया गया था, मगर आप कहीं ना कहीं बिजली पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगने वाला, यानी कि जो सब्सिडी मिल रही थी शायद उस पर भी अंकुश लग सके और लगातार कहीं ना कहीं बिजली सब्सिडी जो है वो खत्म हो सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी और भाजपा जो है एक दूसरे के आमने सामने है, उससे तो साफ जाहिर है सिर्फ राजनीति की जा रही है। जनता के बारे में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है या फिर कोई ऐसे मुद्दे जो है वो जनता के लिए नहीं सोचे जा रहे, मगर जनता भी समझ चुकी है नेता सिर्फ अपने लिए बारे में सोचते हैं, ना कि जनता के बारे में। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि भाजपा के अंदर लोग बाग जो है शामिल हो जाए और एक ऐसी पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके सामने कोई भी विपक्ष में कोई भी नेता ना हो, ना ही कोई पार्टी हो, यानी कि सीधा सीधा एक वन पार्टी और वन नेता के तौर पर भाजपा को रखा जा रहा है। यानी कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर हमला बोला गया, मगर भाजपा भी कहीं ना कहीं अपने आप के बचाव के लिए लगातार इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है वो बड़े सबूत है। और यहाँ तक कि कविता की बात करें तो उनके खिलाफ भी बड़े सबूत बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि आबकारी नीति के अंदर बड़े प्रॉफिट पाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की गई थी और एक दूसरे को प्रॉफिट दिया गया था। 100 करोड़ के अंदर भी कविता का नाम लिया गया है। मगर अब देखना होगा जिस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, उसके अंदर क्या सबूत उनको मिल पाते हैं या फिर जो लगातार कहा जा रहा है कि उनके पास ईडी के पास और सीबीआई के पास सबूत है, ऐसे कौन से सबूत है उनका खुलासा अभी तक नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, वहीं बात कर लें कि कविता की अगर बात कर लें, कल उनसे भी पूछताछ की गई है, कितने घंटे तक ये पूछताछ चली है? देखिए यहाँ पर बात करें के कविता की, तो के कविता को भी ईडी की तरफ से नोटिस दिया गया था और कल 11 बजे के करीब जो के कविता जो है वो सीबीआई का ईडी कार्यालय पहुंची और जहां पर जैसे लगातार उनसे पूछताछ का सिलसिला जो था वो किया गया। मगर लगभग 6 से 8 घंटे की करीब जो है 6 से 8 घंटे की जो पूछताछ थी वो की गई। यहाँ तक कि उनसे तमाम जो सवाल थे, चाहे वो शराब घोटाले को लेकर हो, शराब के अंदर प्रॉफिट देने के लेकर हो, या फिर कहे जो पैसे का 100 करोड़ का लेन देन बताया जा रहा था वो उसके अंदर की बात की जा रही है, फिर या फिर उनके जो सहयोगी थे उनको पेश करने की बात की गई हो, तमाम सवाल जो थे वो कहीं ना कहीं के कविता से किए गए थे। मगर यही सवाल जो है वो मनीष सिसोदिया से भी किए गए थे कि आबकारी नीति के अंदर उनका कितना बड़ा रोल था और यहाँ तक कि प्रॉफिट किन कंपनियों को दिया गया था। कई कविता मनीष सिसोदिया से ये भी पूछा गया था कि जो पैसे का लेन देन है उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया गया, डाटा जो डिलीट किया गया था उनके भी सवाल पूछे गए थे। इसी तरीके का तमाम जो सवाल है वो कई कविता से भी पूछे गए थे, मगर अभी तक बड़ा जो सबूत है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर नहीं आया। ये जरूर कहा जा रहा है कि ईडी के पास तमाम सबूत है, मगर उन सबूतों का खुलासा अभी तक नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, कल देखा गया कि के कविता से जब पूछताछ हो रही तो भारी समर्थन में जो है विपक्षी दल के नेता भी इकट्ठा हुए थे। कितने विपक्षी दलों के नेताओं का समर्थन के कविता को मिला था और प्रदर्शन को लेकर क्या जानकारी है? देखिए यहाँ पर बात करें के कविता की, तो के कविता 11 बजे करीब जो ईडी कार्यालय में पहुंची थी तो उनको पहले उनसे नोटिस दिया गया था। उसके बाद में 3 नंबर गेट से उन्होंने एंट्री करी, अपना नोटिस दिखाया। उसके बाद में जो उनका वकील थे वो उनको भी बाहर रुकना पड़ा क्योंकि ईडी कार्यालय के अंदर वकील की भी अनुमति नहीं थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर कहे ओवैसी हो या फिर और नेता हो, सबने ही कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्रवाई थी उसको कहीं ना कहीं गलत बताया या फिर सीबीआई की कार्रवाई को गलत बताया। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो यही चाहती है कि भाजपा के अंदर शामिल हो जाएगी, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के जो चुनाव है उसके अंदर भाजपा जो है वो वन पार्टी के तौर पर अपने आप को रखना चाहती है ताकि जनता के पास कोई विकल्प ना हो और ना ही किसी और पार्टी को चुन सके। अगर किसी और पार्टी को नहीं चुनती है तो सीधा सीधा उनके पास कहीं ना कहीं वोटिंग का अधिकार भाजपा को देने का होगा। मगर भाजपा भी यही चाहती है कि कहीं 2024 के अंदर सत्ता के अंदर वो वापसी करे। मगर अब देखना होगा क्या 2024 के अंदर वापसी कर पाएगी या विपक्ष सारे एकजुट होकर कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जो है वो लड़ाई करते हुए नजर आएंगे, आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। मगर आवाज जो है वो बिल्कुल लगातार उठाई जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो या फिर ओवैसी की तरफ से हो, तमाम पार्टियों की तरफ से कहीं ना कहीं भाजपा की इस कार्रवाई की यानी सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। जी राजीव, विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, ये तमाम उदाहरण जो हैं बीजेपी को दिए जा रहे हैं। ऐसे बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि ये वो लोग हैं जो पहले तो किसी अन्य पार्टी में थे और इन पर आरोप थे, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन जैसे ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इनके सारे दाग धुल जाते हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो ऐसे में बीजेपी क्या प्रतिक्रिया दे रही है?
देखिए यहाँ पर बिल्कुल नारायण राणे की बात करें, जिस तरीके से पहले वो किसी और पार्टी में थे, जब उनके ऊपर नोटिस आया तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जो कार्रवाई का जो खतरा था वो देखने को मिला, मगर उसके बाद में वो भाजपा में शामिल होते हैं, उसके बाद कोई भी ऐसा कार्रवाई नहीं होती है। तो इसी को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं ओबीसी की बात करें, राघव चड्ढा की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, के कविता की बात करें, या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें, वो तमाम जो विपक्ष के नेता है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर यही आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से के कविता से पूछताछ की गई, उससे पहले मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई, और यहाँ तक कि ईडी को 7 दिन की कस्टडी जो है वो दी भी जा चुकी है, सीबीआई के पहले ही कस्टडी के अंदर है मनीष सिसोदिया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब सिकंदर जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं के ऊपर कस रहा है, तो उससे साफ जाहिर है लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरीके से साफ कोशिशें है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना विपक्ष को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, या फिर विपक्ष को जिस तरीके से राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा में शामिल हो जाइए, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, इस तरीके के जो तमाम नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जाती है उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा का हमला बोला जा रहा है। मगर भाजपा इस मुद्दे से कहीं ना कहीं बस्ती नजर आ रही है, क्योंकि जब विपक्ष इस तरीके से सवाल कर रहा है कि नारायण राणे की बात करें, जिस तरीके से वो पहले किसी और पार्टी में थे और उसके बाद में भाजपा में शामिल हो गए, उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर इस तरीके से सवालों से कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो बचने की कोशिश कर रही है और इस तरीके के सवालों का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। मगर यहाँ पर भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को 2024 के अंदर एकमात्र पार्टी ऐसे बनाना चाहती है जिसके अंदर कहीं ना कहीं वो 2024 के अंदर दोबारा वापसी करे, क्योंकि भाजपा को भी पता है अगर विपक्ष मजबूत हो जाता है तो कहीं ना कहीं 2024 के अंदर उनकी सत्ता हासिल करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं नहीं कामयाब होती नजर आएगी। चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली सरकार ने बजट पेश करने की तैयारी तेज कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 17 मार्च से शुरू होगा। बजट को सदन में 21 मार्च को पेश किया जाएगा। इस साल दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत सदन में बजट को पेश करेंगे। 2015 के बाद ये पहली बार होगा जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया बजट पेश नहीं करेंगे। हालांकि सीबीआई की गिरफ्त में आने के पहले वो बजट का खाका तैयार कर चुके होंगे। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि इस साल बजट राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा पेश किया जाएगा। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी और मंत्रिमंडल से उनके इस्तीफे की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग की बागडोर सौंप दी गई है। सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले भी गहलोत बजट संबंधी बैठकों में हिस्सा ले चुके थे और बजट सत्र की शुरुआत दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण से शुरू होगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवम पांडे इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, दिल्ली का बजट पेश होना है 21 मार्च को जो है ये बजट पेश होना है, एक बार बजट को लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा जी, विधानसभा की बजट सत्र 17 मार्च से शुरू हो रही है। 21 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली की जनता के लिए जो बजट पेश किया जाए, क्योंकि इस बार कैलाश गहलोत वित्त मंत्री होंगे, बजट पेश करेंगे, क्योंकि लगातार 15 साल के बाद पहली बार आम आदमी मंत्री बजट पेश नहीं करे, क्योंकि सीबीआई की कस्टडी में होने के बाद ये बजट नहीं पेश। लेकिन इस बार जो दिल्ली की जनता के लिए बजट पेश किया जाए, काफी अहम बजट माना जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क को लेकर दिल्ली सरकार बेहद फोकस कर रही है, क्योंकि साफ सफाई को भी लेकर दिल्ली सरकार इस पर बेहद फोकस कर रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता को जो 21 तारीख को बजट मिला तो एक अहम और एक खास बजट होगा। निशा जी, शिवम, अगर बात कर ली जाए, पहले के बजट की बात कर ली जाए और अब के बजट की बात कर ली जाए, कितना अंतर देखने को मिल सकता है इन दोनों बजट में? बिल्कुल आपने सही कहा कि हम पहले की बात कर लें कि दिल्ली सरकार जो पहले भी फोकस करते हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा को लेकर काफी अहम चर्चाएं रखते थे, काफी अहम बजट पेश करते थे इन चीजों को लेकर, क्योंकि दिल्ली जो शिक्षा मॉडल के क्षेत्र में नंबर 1 बताई जा रही है, स्वास्थ्य को लेकर भी नंबर 1 बताया जा रहा है। वही उसी तर्ज पे ये बजट पूरा पेश किया गया कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सड़क को लेकर और साफ सफाई को लेकर ये बजट फिर से पेश किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली की जनता को जो ये बजट होगा एक अहम बजट होगा, अहम मुद्दे पे माने जा रहे हैं, क्योंकि
मंत्रिमंडल की लगातार बैठकें की जा रही हैं और बजट को लेकर भी कैलाश गहलोत बैठकें कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों से भी बैठक की, क्योंकि जो बजट पेश किया जाएगा वो कहीं न कहीं दिल्ली की जनता को निराशाजनक ना हो, इसको लेकर भी कई अधिकारी और कई मंत्रियों से बैठक की जा रही है। और इसके बाद भी जो बजट 21 तारीख को पेश किया जाएगा निशा जी, वो जनता के लिए काफी अहम होगा। शिवम, अगर बात कर ली जाए बजट से पहले कैलाश गहलोत की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि ये पहला बजट उनका रहने वाला है? बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि कैलाश गहलोत के पास परिवहन मंत्रालय है, लेकिन इस बार भी उन्होंने बजट पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो बजट हम पेश करेंगे इस बार मनीष जी ना होने के कारण मुझे पेश करना पड़ा, लेकिन दिल्ली की जनता को लेकर जो बजट अहम बजट होगा वो कहीं ना कहीं एक दिल्ली की जनता को काफी अहम मुद्दों पर और अहम चर्चाएं की जाएगी। और जो बजट पेश किया जाएगा खास करके दिल्ली की जनता को विशेष ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार कहता था कि आम आदमी पार्टी सरकार में अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन दिल्ली स्वास्थ्य सेवा शिक्षा को लेकर दिल्ली सरकार जो बजट पेश कर रही है वो अहम मुद्दों पर और अहम बजट होगा। निशा जी, शिवम, इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस किस सेक्टर में रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस अगर बजट की बात कर लें हम बजट की बात कर लें तो इस बार इनका स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार अपने जो शिक्षा के मॉडल को लेकर ही निशा जी कई बार फिनलैंड जाने के फिनलैंड है, क्योंकि शिक्षा को लेकर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की जनता के अंदर यह स्वास्थ्य को लेकर जो काम किया है तो काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि अभी तक हम दिल्ली सरकार के अंदर जो 5 बड़े हॉस्पिटल आ रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं तो उन्होंने 421 जो टेस्ट होते थे वो भी अरविंद केजरीवाल ने छूट दिया है कि इस पे भी कोई चार्ज नहीं लगेगा किसी भी हॉस्पिटल में, क्योंकि दिल्ली की जनता को जो मोहल्ला क्लिनिक दिया गया है वो भी काफी एक अहम मोहल्ला क्लिनिक माना जा रहा है, क्योंकि लोग आराम से दवा ले सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में न जाके छोटे मोहल्ला क्लिनिक में जाके दवा ले सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर खास करके दिल्ली सरकार खास करके अरविंद केजरीवाल सरकार ने अहम मुद्दा रखा है। निशा जी, शिवम, वही बात कर लें बजट को लेकर जो है क्या लोगों की इसमें सुझाव लिए गए हैं इस बजट को लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम जनता से भी राय लिए, जनता से भी जानने की कोशिश की तो जनता ने कहा कि बजट पेश किया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो बजट पेश करेगी उस पर हमको पूर्ण विश्वास है। क्योंकि अभी हम हाल ही में देखें कि दिल्ली सरकार को जनता के ऊपर जो विश्वास जताया कि एमसीडी में इस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, इसको लेकर जनता ने साफ तौर से कहा है कि जो बजट पेश किया जाए वो काफी अहम होगा, क्योंकि हम जो कि झोपड़ी वाले लोग रहने वाले लोग हैं इसको लेकर हमको सिर्फ स्वास्थ्य सेवा शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार के हमसे दिल्ली सरकार उम्मीद बहुत करता हूं कि हमको स्वास्थ्य सेवा शिक्षा को लेकर एक अच्छा अवसर मिले और अच्छा बजट पेश हो, इसको लेकर दिल्ली की जनता ने भी आभार जताया और भरोसा किया है। कैबिनेट मिनिस्टर ने इन जो ये बजट पेश होने वाला है इसे लेकर क्या कुछ कहा है कि किस तरीके से ये बजट रहने वाला है, उनकी तरफ से क्या जानकारी दी गई है? बिल्कुल आपने सही कहा कि निशा जी, अगर बात किया जाए कैबिनेट मिनिस्टर की बात किया जाए, कैलाश गहलोत की बात किया जाए तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो बजट हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मनीष सिसोदिया ना मौजूदगी में ये बजट हमारे द्वारा पेश किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि दिल्ली की जनता को निराशाजनक बजट नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता को जो विकास के मुद्दे पहले भी थे और आज भी थे उसी तर्ज पे उसी अरविंद केजरीवाल की सरकार के जो दिशा निर्देश पे सारे काम होंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता को फिर से ये बजट एक अहम बजट होगा, अहम मुद्दों पर बजट पेश किया जाएगा, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को निराशा के जनक न करना पड़े, इसको लेकर ये बजट पूरी तरीके से बनाया गया और जल्द से दिल्ली सरकार को 21 मार्च को पेश किया जाएगा। निशा जी, चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 2 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल उद्योग, सामाजिक सरोकार और ढांचागत सुविधाओं के विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नागरिकों का मार्गदर्शन करेंगे। इस दौरान उनकी मौजूदगी में एक भारी उद्योग का उद्घाटन होगा तो 4 लेन सड़कों की कनेक्टिविटी की सौगात भी मिलेगी। 4 लेन सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ उपस्थित रहेंगे। रविवार को बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद कमलेश पासवान की मेजबानी में सांसद खेल स्पर्धा का समापन समारोह कौंडीराम के जीडी इंटर कॉलेज डिगवा में आयोजित है। इसमें खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
इस दिन मुख्यमंत्री गीडा के सेक्टर 23 में अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन कर जनपद के औद्योगिक विकास की तस्वीर पर नया रंग भरेंगे। अंकुर उद्योग लिमिटेड के निदेशक निखिल जालान के मुताबिक मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन के सहयोग से सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ऋषभ गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, गोरखपुर में आज कौन कौन सी बड़ी सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी देने वाले हैं? देखिए निशा जी, आपको बता दें कि आज से 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे, जहां खेल, उद्योग, सामाजिक सरोकार और ढांचागत सुविधाओं के विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नागरिकों का मार्गदर्शन करेंगे। इस दौरान उनकी मौजूदगी में एक भारी उद्योग का उद्घाटन भी 4 लेन सड़कों की कनेक्टिविटी की सौगात भी दी जाएगी। 4 लेन सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ उपस्थित रहेंगे। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन करेंगे। रविवार को बालगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद कमलेश पासवान की मेजबानी में सांसद खेल स्पर्धा का समापन समारोह कौड़ी राम की GDSS कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। इसमें खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य और मार्गदर्शन का भी प्राप्त होगा। इसी दिन मुख्यमंत्री गीडा के सेक्टर 23 में अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन कर जनपद के औद्योगिक विकास की तस्वीर में नया रंग भरेंगे। देखिए, आपको बता दें कि इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने के साथ ही 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 82 एकड़ से पहले 550 करोड़ रुपए के निवेश वाले इस प्लांट में प्रति वर्ष 3 लाख टन स्टील का उत्पादन किया जाएगा। गीडा के AL2 सेक्टर 23 में स्थित इस स्टील प्लांट की स्थापना का कार्य 2020 में शुरू कर दिया गया था। इसमें TMX सरिया का उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस प्लांट के विस्तार के लिए 700 करोड़ रुपए के निवेश का MOU साइन किया जा चुका है। इस प्लांट में प्राइवेट रेलवे साइडिंग विकास किया गया है। इसके साथ ही कच्चा माल मंगाने के लिए ओवरलोड प्लेटफॉर्म से इसके अलावा देखिए, अगले दिन सोमवार को 5700 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़कों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री जी और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाएगा। देखिए, बक्सीपुर स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। यहाँ उनके साथ पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। सोमवार को ही वह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ करीब 5700 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 की संख्या में 4 लेन सड़कों के शिलान्यास समारोह में भी शामिल होंगे। NHAI की तरफ से आयोजित शिलान्यास समारोह रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित महान दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में होगा। यह सीएम योगी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के हाथों से जंगल कौड़िया सोनौली, जंगल कौड़िया, जगदीशपुर यानी गोरखपुर रिंग रोड बाईपास, राम जानकी मार्ग, महाराजगंज, बिचलौल, ठूठीवाड़ी 4 लेन सड़क का आधारशिला भी रखी जाएगी। जी ऋषभ, क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं सीएम के दौरे को देखते हुए? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे। इसको लेकर लगातार देखिए पहले से भी तैयारियां की जा रही। अब इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के उद्घाटन के पहले ही जिला प्रशासन ने तैयारियां मजबूत कर ली है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी साथ में मौजूद रहेंगे। इसको लेकर भी जिला प्रशासन सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। सारी चीजें मुस्तैद कर ली है, चाक चौबंद कर ली गई। जी चलिए ऋषभ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा आम लोगों की भाषा में आम लोगों का बजट पेश करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस बजट से पंजाब निवासियों, खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मानक शिक्षा और स्वास्थ्य से बराबर के अवसर हासिल होंगे। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि वित्त मंत्री ने साधारण भाषा में आम लोगों के लिए बजट पेश करते हुए समाज के हर वर्ग के लोगों की बात की है और पंजाब निवासियों के सामने बहुत स्पष्टता के साथ आंकड़े रखे हैं। इस बजट में पेश किए आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि उनकी सरकार के पहले साल में ही राज्य की आर्थिकता पटरी पर चढ़ गई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित शेट्टी इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सीएम भगवंत मान ने वित्त मंत्री को बधाई दी है बजट के लिए, क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने अपना बजट पेश कर दिया और मुख्यमंत्री को जो है पंजाब के सीएम ने जो है बधाई दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने सारे वाकया जो है वो एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, चाहे मेडिकल सेक्टर की बात की जाए, अभी तक जो है करोड़ जो है पंजाब में जो है चाहे वो मेडिकल सेक्टर की बात की जाए और आम भाषा में जो है इस बार जो है लोगों को जो है बजट जो है वो सुनाया गया और लोग भी जो है आम आदमी पार्टी ने जो बजट पेश किया उससे कहीं ना कहीं जो है खुश दिख रहे हैं और विधानसभा में भी जो है इस बार जो है जो बजट पेश किया उसके लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जो है बधाई। अमित, सीएम मान ने जो है पिछले सरकार के जो वित्त मंत्री उन पर भी तंज कसा है, क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि अगर पहले की सरकार के जो वित्त मंत्री थे अगर अच्छे ढंग से काम करते तो पंजाब में जो है इतनी बड़ी जीत जो है हमें जो हर जिस तरह से हासिल हुई है, तो उससे भी जो उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने जो है अगर इसकी जो सरकार थी अगर उन्होंने कोई ऐसे काम किए होते तो कहीं ना कहीं आज उनको भी जो है वो मिलता, मगर आम आदमी पार्टी ने जो है अब कर भी दिखाया, जो उन्होंने वादे पूरे किए थे वो भी उन्होंने काफी हद तक जो है पूरे कर दी जाए। बिजली की बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए और आगे भी जो अपने वादे हैं कहीं ना कहीं जो है पूरे करने जा रही है आम आदमी। लोगों का बजट को लेकर किस प्रकार का रिएक्शन सामने आया है? बिल्कुल, अगर आम लोगों की बात की जाए, ग्राउंड जीरो पे भी जाकर हमने लोगों से बात की है, कहीं ना कहीं वो भी खुश हैं कि जिस तरह से काफी राहत जो है आम आदमी पार्टी ने दी है। चाहे होटल सेक्टर की बात की जाए, जिस तरह से पहले जाते थे तो टैक्सेस लगते थे, उन टैक्सेस को लेकर भी जिस तरह से राहत दी है, कहीं ना कहीं आम लोगों में भी जो है बजट के बाद जो है खुशी की लहर देखने को। अमित, वहीं बात कर ली जाए वित्त मंत्री की, तो वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी? बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी है कि 36,000 करोड़ जो है वो अभी तक हम निवेश कर चुके हैं और भी कई जो मामले हैं वो पाइपलाइन में हैं और जो वादे हैं वो भी पाइपलाइन में, जल्दी उनको भी जो है पूरा किया जाएगा। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार शाम के वक्त सरकारी आवास ओक ओवर से पैदल चलकर राज्य सचिवालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रास्ते में आम जनता से भी बातचीत की। वहीं शाम तक मुख्यमंत्री के आम जनता से मिलने के कार्यक्रम में भी आंशिक बदलाव किया गया है। दिन में जारी कार्यक्रम के अनुसार सीएम ने सप्ताह में 2 बार जनता से मिलना था, लेकिन संशोधित आदेशों के तहत अब मुख्यमंत्री रोजाना शाम 6 से 7 बजे तक राज्य सचिवालय में सीएम से मिल सकेंगे और इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 से 11 बजे तक सीएम सरकारी आवास ओक ओवर में भी मुख्यमंत्री से लोग मिल सकेंगे। पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को शाम 5 से 6 बजे तक सचिवालय में मुख्यमंत्री से भेंट कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम से शिमला में मिलने के लिए आने वाले लोगों को मुख्यमंत्री के प्रवास कार्यक्रम या अन्य महत्वपूर्ण बैठकों की समय की जानकारी नहीं होती है। इससे कई बार जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने भेंट करने का समय निर्धारित किया गया है ताकि लोगों के समय की बचत हो सके और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो।
राज्य सरकार ने विधायकों, पूर्व विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी तय कर दिया है। ये लोग प्रत्येक कार्य दिवस पर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिल सकेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, हिमाचल के सीएम जो है अब रोजाना जनता से मिलेंगे, क्या कुछ बदलाव जो है उनके शेड्यूल में किया गया है, एक बार पूरी जानकारी। पिछले कल जो आदेश पहले जो निकाले गए थे, जो बताया गया था, उसमें ये था कि पहले जो मुख्यमंत्री है सप्ताह में 2 बार वो जनता से मिलेंगे। हालांकि ये संशोधित इनको शाम तक किया गया और बताया गया कि जो रोजाना शाम को 6 से 7 बजे तक मुख्यमंत्री जो है जनता से और जो अन्य प्रतिनिधि उनसे मिल सकेंगे। लेकिन जो ओक ओवर है, जो उनका सरकारी आवास है, वहाँ सप्ताह में 2 बार वो जनता से मिलेंगे। ऐसे में जो प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 से 11 बजे तक सीएम जो अपने सरकारी आवास है ओक ओवर, वहाँ जो मुख्यमंत्री है वहाँ लोग उनको मिल सकेंगे। और सोमवार और गुरुवार का दिन जो है पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया है। और इसके अलावा जो एमएलए हैं, जो एक्स एमएलए हैं और जनता के जो प्रतिनिधि है, वो हर शाम जो दोपहर 3 से 5 बजे तक जो सचिवालय में मुख्यमंत्री से वो मिल सकते हैं कार्य दिवसों में। जी टीना जी, इसे लेकर सीएम सुक्खू का क्या कुछ कहना है? जी, अभी तक ये बताया जा रहा था कि इस तरह के जो आदेश है वो नहीं किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं निकाले थे, हर टाइम वो अवेलेबल थे। लेकिन उनका कहना है कि कई बार जो वो अपने जो मीटिंग्स है, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, उनमें व्यस्त होते हैं। ऐसे में जब जनता उनसे मिलने पहुंचती है तो वो मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जो जनता है उनका टाइम भी वेस्ट होता है और वो परेशान भी होते हैं। तो ऐसे में उन्होंने जो ये एक निर्धारित किया है समय और बताया है कि वो कब मिल पाएंगे जनता से। तो ऐसे में जो लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो आम जनता है, चाहे वो एमएलए है, ऐसे में जो समय जब निर्धारित हो जाएगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और वो भी जो आराम से है वो मिल पाएंगे। जो अपने निर्धारित कार्यक्रम है उसके साथ में जो शेड्यूल है वो जो लोगों से मिलने का है या जो जनप्रतिनिधियों से मिलने का है, वो तमाम समय जो है वो लोगों को दे पाएंगे। तो ऐसे में जो जनता है उनको भी परेशानी नहीं होगी और वो अपना जो समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, जो भी चीजें हैं, वो सीधे जो मुख्यमंत्री को वो अपने शेड्यूल के हिसाब से वो बता पाएंगे। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली यात्रा पर आए हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें अपनी सरकार के कामकाज और सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। इसके साथ ही अपनी सरकार के 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों से भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के संगठनिक विषयों पर भी चर्चा हुई। धामी ने नड्डा को अप्रैल महीने से प्रारंभ होने जा रही 4 धाम यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। इससे पहले धामी ने नई दिल्ली में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात कर विभिन्न महत्वपूर्ण और अहम समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति और आवश्यकता का केंद्रीय दल से अध्ययन करवाकर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने ये आश्वासन शुक्रवार को नई दिल्ली में उनसे मिलने आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तब दिया जब उन्होंने प्रदेश में विद्युत उपलब्धता की कमी के मद्देनजर उनसे केंद्रीय पुल से उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त विद्युत कोटा आवंटित करने का अनुरोध किया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सीएम धामी दिल्ली दौरे पर थे, क्या कुछ अहम रहा इस दौरे में, एक बार पूरी जानकारी। मैं तो साहब को बता दूं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा काफी अहम रहा है और वहाँ तमाम लोगों से मुलाकात हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। साथ ही नड्डा को उन्होंने 4 धाम में आने का यहाँ पर न्योता तक किया है। उसके बाद उनकी मुलाकात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, क्योंकि यहाँ पर जो बिजली आपूर्ति को लेकर उत्तराखंड में जो लगातार यहाँ पर कोशिशें की जा रही है, क्योंकि इस बार गर्मी के मौसम में जैसे जताया जा रहा है भारी यहाँ बिजली की आपूर्ति को लेकर उसको लेकर के केंद्र
मंत्री आर के सिंह के साथ उसकी मुलाकात हो चुकी और मुलाकात हुई है। और वहीं अजीत डोभाल और अनिल बलूनी के साथ भी मिले हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। दिल्ली यहाँ पर तो शामिल गए, उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सरकार के कार्यों का पूरा ब्यौरा उन्होंने कहीं न कहीं दिया है और किस तरीके से उत्तराखंड का काम किया जा रहा है। भाजपा की सरकार से लोगों के बीच में पहुंच रही है और किस सरकार से लोग यहाँ पर दिक्कतें जो है वो कहीं न कहीं लगातार सुनवाई की जाती है, वो सभी बातों का लेखन होगा उसको दिया गया। साथ ही ऊर्जा मंत्री का मुलाकात करके उत्तराखंड में जो आपूर्ति यहाँ पर जो लगातार दिक्कत हुई है आने वाले दिनों में उसको लेकर के आपको मुलाकात की गई है और तमाम तरीके से अनिल बलूनी की बात की जाए, यहाँ पर अजीत डोभाल की बात की जाए, उनके साथ मिलकर उत्तराखंड को उन सभी मुद्दों पर बात की गई है जो कहीं न कहीं जरूर करना यहाँ पर हो सकता है। ये दौरा जो है वो उत्तराखंड में लगातार किस प्रकार से काम होने हैं और आगे की जो रूपरेखा है भाजपा सरकार की वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, सभी दौरे में लोगों से मुलाकात हुई उससे तैनाती करती जी। अमित, जिस तरीके से देखा गया है कि उत्तराखंड में इस समय बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है, ऐसे में सीएम धामी ने जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की है, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा क्या आश्वासन जो है सीएम धामी को दिया गया है? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री उनके साथ यहाँ पर मुलाकात हुई है और यहाँ ये मुलाकात की काफी, क्योंकि यहाँ पर जो पैकेज दिया जा रहा था उत्तराखंड को केंद्र सरकार की तरफ से बिजली आपूर्ति को लेकर उसको बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है। और आर के सिंह के द्वारा इस बैठक में कहा गया केंद्रीय दल द्वारा उत्तराखंड में जो भी विद्युत आपूर्ति और आवश्यकता अध्ययन किया जाएगा और कार्य योजना तैयार की जाएगी और साथ ही प्रदेश की जो लंबी चाल विद्युत परियोजना को शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर बैठक कर आयोजित की जाएगी और साथ ही करीब 300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदान किए जाने को लेकर के केंद्रीय मंत्री के द्वारा यहाँ पर आश्वासन दिया, जिसको लेकर धामी ने उनको धन्यवाद भी दिया है। और साथ ही यहाँ पर जो लगातार अतिरिक्त विद्युत कोटा आवंटित करने का अनुरोध यहाँ पर धामी ने किया था उसको लेकर भी चर्चा की गई है। तो केंद्र सरकार की तरफ से विद्युत आपूर्ति को लेकर उत्तराखंड में मदद मिलने जा रही है, ये साफ हो चुका है। और जो यहाँ पर धामी ने केंद्रीय मंत्री से बात की थी यहाँ पर उसको लेकर कहीं ना कहीं वो जो बातें है वो सभी सफल होती नजर आ रही है और उत्तराखंड के अंदर जो आने वाला समय है उस पर किस प्रकार से काम होने जा रहा है उसको लेकर लगातार चर्चा की। इसी कड़ी में आज सीएम धामी का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार इसे लेकर भी जानकारी। हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार सीएम धामी आज कई सचिवालय में कई यहाँ पर अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और कई ऐसे काम हैं जो अभी आने समय में होने हैं और समीक्षा लगातार कई विधानसभा की यहाँ पर हो सकती है और उसको लेकर के लगातार तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के अंदर लगातार किस प्रकार से काम किया जाए, किस प्रकार से उन सभी मुद्दों पे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पहुंचना चाहती है जो अभी तक नहीं हो पाए, उन सभी पे कैसे काम किया जाए, कैसे लोगों के बीच में पहुंचा जाए और फीडबैक कहीं ना कहीं दिया जाए अधिकारियों के द्वारा, वो सारी चीजों पे आज उसमें हम बात करने वाले हैं। बैठक होने जा रही है अधिकारियों के साथ और दिशा निर्देश कहीं ना कहीं आने वाले दिए जाने वाला। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू बंद की कॉल दी गई थी, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। यहां ट्रांसपोर्टर ने इस बंद को समर्थन नहीं दिया, वहीं जम्मू शहर में अधिकतर दुकानें बंद रही। हालांकि युवा राजपूत सभा ने बंद के समर्थन में तालाब तिल्लो इलाके में रैली निकाल इस टैक्स को वापस लेने की मांग की। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर पार्टी मीटिंग रखी गई, जिसमें कई पार्टियों ने शिरकत की। मुख्यतः पीडीपी, कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी के साथ कई अन्य पार्टियों ने भाग लिया और इस ऑल पार्टी मीट में ये निर्णय लिया गया कि इन मुद्दों को लेकर दिल्ली जाया जाएगा और वहां पर नेशनल पार्टियों के साथ मुलाकात कर उनको इससे अवगत कराया जाएगा और संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। अगर हो सका तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने भी इस विषय पर बात रखी जाएगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रविन श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविन, जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू बंद की कॉल दी गई थी, कैसा असर जो है जम्मू बंद का देखने को मिला, एक बार पूरी जानकारी। देखिए निशा, जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है, जिसको लेकर कल जम्मू बंद का आह्वान जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया गया था। चैम्बर के जितने भी सहयोगी गुट हैं
उन्होंने बंद रखा था। हालांकि जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर जो है वो प्रॉपर तरीके से बंद रहा। जम्मू का रघुनाथ बाजार इलाका जो है या पुरानी मंडी या कहा जाए रेजिडेंसी रोड है वो पूरी तरह से बंद रहा, क्योंकि वहां पर जितने भी बिजनेस ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपना बंद रखा था। लेकिन कहा जाए तो इसका असर जो है ट्रांसपोर्ट पर नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने इस बंद का समर्थन जो है वो नहीं दिया था। हालांकि बार एसोसिएशन ने कहा जाए तो अपना काम सस्पेंड रखा था, वर्क सस्पेंड रखा था, लेकिन वो सड़कों पर उनके साथ जो है वो नहीं आए, उन्होंने प्रॉपर तरीके से साथ नहीं दिया। लेकिन युवा राजपूत सभा की तरफ से प्रदर्शन किया गया, एक मार्च निकाला गया और इस प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लेने की मांग जो है वो दोहराई। लेकिन कहा जाए तो उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पे ऑल पार्टी मीट जो थी वो हुई और उसमें कई पार्टी के नेताओं ने उसमें शिरकत की और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उस मीट का जो है ये निष्कर्ष निकला है कि अब ये लोग जो हैं यहाँ से जितने भी पार्टी के नेता इस ऑल पार्टी मीट में जो है वो शामिल हुए थे, वो दिल्ली के राष्ट्रीय नेता जो हैं जितनी भी पार्टियां हैं उनके राष्ट्रीय नेताओं से मिलेंगे और अपनी बात को उनके सामने रखेंगे। हो सका तो इसको संसद के अंदर भी उन्हीं के द्वारा जो है वो उठाया जाएगा और मुलाकात भी जो है वो अमित शाह से या देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी उनसे की जाएगी और कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर के इस समय हालात बने हुए हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा भी हो सकती है अगर मुलाकात हुई तो। लेकिन कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में इस समय हर तरफ जो है एक तो प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरा युवा जो है वो लगातार सड़कों पर है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो एग्जाम करवा रहा है आने वाले महीने में तो उसको लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीते साल एग्जाम दिए थे और उन एग्जाम को क्वैश कर दिया गया था क्योंकि उनमें धांधलियां देखने को मिली थी। पेपर लीक का मामला सामने आया था, हालांकि उसको सीबीआई को सौंप दिया गया था, लेकिन उन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से फिर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो एग्जाम करवा रहा है और तर्क दे रहा है कि ये ब्लैक लिस्ट कंपनियां अभी 2 साल पहले थी, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य जो है इस समय खतरे में है। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नतीजा उनको सिर्फ 0 मिल रहा है। इसी को लेकर वो लोग भी जो है वो सड़कों पर थे। निशा, रविंद्र, वही बात कर ली जाए, जो कल मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है कि अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली जाना है और हो सके तो प्रधानमंत्री और अमित शाह के सामने इस मुद्दे को रखना है। तो ऐसे में दिल्ली कब तक आ सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जो लागू होने वाला है वो 1 अप्रैल से जो है वो लागू होने वाला है और 1 महीने से भी कम का समय इसमें बचा है। बिल्कुल, देखिए निशा, अभी इस बारे में खुलासा जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम इस मुद्दे को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे और यहाँ से जितने भी नेता हमारे साथ हैं वो भी चलने को तैयार हैं। वहां पर जाकर बात रखी जाएगी, जितने भी नेशनल लीडर हैं उनसे बात रखी जाएगी, उनके समक्ष बात रखी जाएगी और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अवगत कराया जाएगा। क्योंकि इस समय अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर इस समय एलजी सरकार है, यहाँ पर यूटी प्रशासन चल रहा है और ये भी मांग उठी है कि इसको वापस राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाए, क्योंकि जब से धारा 370 को हटाया गया है उसके बाद से लगातार मांग उठती रही है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच में जाके उनकी मुश्किलों को हल करने की बारे में सोचेंगे, लेकिन जिस प्रकार से आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर नए नए हथकंडे जो है वो एलजी सरकार उठा रही है, आए दिन प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जा रहे हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में है, हर एक चीज पर बढ़ोतरी की जा रही है। अभी बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी जो है वो हो जाएगी। ऐसे में आम जनता जो है जम्मू कश्मीर की बहुत ज्यादा परेशान है, त्रस्त है और यही वजह है कि कल 8 पार्टी मीट बुलाई गई और कई मुद्दों पर उस पर चर्चा हुई और अब दिल्ली जाकर उन नेशनल नेताओं से मिला जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि हमारे जम्मू कश्मीर की बात को आप संसद के अंदर रखें ताकि जम्मू कश्मीर के मसले का
हाथ जो है वो हो पाए। यहाँ पर एलजी सरकार अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो उनके द्वारा लाए गए जो लीड अपने सेक्रेटरी हैं, जहाँ फिर कहा जाए उनके जो करीबी ऑफिसर हैं, वो सब बाहरी राज्यों से लाए गए हैं। यहाँ का राज्य का कोई भी नुमाइंदा जो है वो उनके साथ नहीं है। इसी वजह से वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और आए दिन जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हासिल होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री बृज मोहन अग्रवाल और राजेश मूणत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम आवास को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। गरीबों के घर योजना के तहत प्रदेश में नहीं बन पाने का बीजेपी विरोध कर रही है। इस संबंध में बयान देते हुए बृज मोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को आवास योजना में शामिल किया। उनके मुताबिक कांग्रेस ने यहां गरीबों को परोसी हुई थाली को छीनने का काम किया है। योजना में राज्यांश न देकर इसे लौटा दिया। राजेश मूणत ने कहा कि अब जब लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है तो घोषणाएं कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर कहा कि 6 महीने बचे हैं और घोषणाएं की जा रही हैं। टेंडर की प्रक्रिया होते होते ही 6 महीने बीत जाते हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जयदास मानिकपुर इस वक्त रायपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जयदास, बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, एक बार पूरी जानकारी। जी बता दूं, जो है वो बीजेपी के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल वही राजेश और साथ में राजेश मूणत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है पीएम आवास कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। गरीबों की घर प्रदेश में नहीं बन पाने का जो है बीजेपी विरोध करती है। इस संबंध में बयान देते हुए मोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को आवास योजना में जो है किया है। उन्होंने मुताबिक कांग्रेस ने यहाँ गरीबों को परोसी हुई छीनने का काम किया गया। वही योजना में राज्यांश न देकर लौटा दिया। वही राजेश मूणत ने कहा कि अब जब लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है तो घोषणाएं कर रहे हैं। इस तरीके से जो है कल 6 महीने बचे हैं। 6 महीने में क्या सरकार जो है टेंडर निकालेगी, उसके बाद जो काम होगी। तो इस तरीके के जो तमाम आरोप है वो बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगाए गए। साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने अभी कहा कि सबसे बड़ी पंचायत में कांग्रेस ने झूठ बोला है। जब से प्रदेश बना है तब से जो मकान गरीबों को मिले उन्हें लेकर दिया गया कि उन्होंने बनाया। गरीब का हक छीना गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान प्रदेश के 20 लाख पात्र लोगों को नहीं मिले हैं। अब उन्हीं की आवाज बुलंद करने के लिए 15 मार्च को जो है पूरे प्रदेश से लोग रायपुर में जुटेंगे और विधानसभा के चुनाव देंगे। जयदास, वहीं बात कर ली जाए, एक तरफ तो सीएम आवासों को लेकर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है अन्य प्रदेशों से अच्छी स्थिति पर है। अगर आवासों की बात कर ली जाए तो फिर बीजेपी विरोध क्यों कर रही है? जी इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है पहले से ही शुरू से ही हमलावर है आवास के मुद्दे पर। एक तरफ जो है वो कांग्रेस की सरकार जो यह दावा कर रही है कि जितने भी प्रधानमंत्री के आवास के जो भी सरकार की तरफ से जो भी केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे। दूसरी तरफ बीजेपी का यह आरोप है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ जो राज्यांश जो जमा करने हैं केंद्र में वो राज्यांश जमा नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रही है आवास के मुद्दे पर। और जो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसको लेकर जो है राजनीति में जो इम्पैक्ट जो जनता की जमाने की कोशिश कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जा रहे हैं, चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीति जो है वो बढ़ती जा रही है। और आवास के मुद्दे पर जो बीजेपी तो कांग्रेस पर सबसे ज्यादा हमलावर है। अभी स्थिति में अगर देखा जाए तो आवास का जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ में काफी बढ़ा हुआ है। और इसके अगर विगत दिनों को देखा जाए, पिछले दिनों को देखा जाए तो जो आरक्षण का मुद्दा था वो काफी छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय रहा है। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर जो है अभी भी जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है। और दूसरी चीज यह कहा जा रहा है कि जो आवास मुद्दा है इसको लेकर जो है राजनीति चमकाने की जो कोशिश है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। और कांग्रेस जो है इस पे हमलावर है। और कांग्रेस की एक जा सकता है कि इस मामले में इस योजना में कहीं न कहीं असफल साबित हो रहे हैं। इस कारण से जो बीजेपी इन पर हमलावर है, कांग्रेस पर हमलावर है। और देखा जाएगा कि आने वाले समय में किस तरीके से
बीजेपी जो है कांग्रेस को घेर पाती है, जनता के मुद्दों को लेकर घेर पाती है और चुनाव में अपनी जो पूर्व की 15 साल की सरकार रही उसकी जो कार्य है, उनके द्वारा जो कार्य किया है उसको जनता को लेकर जाकर वो किस तरीके से जनता के समक्ष खड़ी होती है और कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। शैलेश दास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम एकनाथ शिंदे के भूमि पूजन से पहले समता नगर में हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा में विधायक प्रकाश सूर्य ने भावुक भाषण सुनने को उनका मिला और प्रकाश सूर्य के भाषण पर सीएम शिंदे मुस्कुराते हुए नजर आए। विधायक सूर्य ने मगाथाने की जनता के लिए कई अहम मुद्दे सीएम के सामने रखे, जिसमें झोपड़पट्टी का मुद्दा भी अहम रहा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, कांदिवली समता नगर में कल हंगामा देखने को मिला है, क्यों यह हंगामा हुआ है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल निशा जी, कल सीएम एकनाथ शिंदे का दौरा उत्तर मुंबई में था। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे को कई प्रकल्पों का भूमि पूजन और उद्घाटन करना था। इसी दरमियान मुंबई मेट्रो का एक स्काई वॉक के भूमि पूजन के मौके पर जब सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचने वाले थे, उसके पहले ही आदित्य ठाकरे द्वारा उद्घाटित एक प्रकल्प को लेकर विवाद छिड़ा और इस विवाद के बाद आदित्य ठाकरे की तस्वीरें पर उद्धव गुट के लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि आदित्य ठाकरे की तस्वीरों पर पर्दा से ढक दिया गया था और उनके नाम को ढकने के साथ साथ ही एक मैसेज वायरल किया गया था, जिसमें बताया गया था हिम्मत है तो बोल के दिखाओ। इसको लेकर विवाद छिड़ा और इस विवाद को लेकर उद्धव गुट के नेता योगेश भोईर और उनकी पत्नी माधुरी योगेश भोईर जो है एक साथ पहुंचे थे, जिनका विरोध करने लगे। लेकिन इस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया जबरन और पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर FIR भी दर्ज किया गया, ऐसी जानकारी मिली। लेकिन इस बीच कई बार उद्धव गुट और शिवसेना गुट यानी एकनाथ शिंदे गुट के बीच में हाथापाई भी देखने को मिली, जिसमें काफी हंगामा देखने को मिला। सत्यप्रकाश, वहीं अगर बात कर ली जाए विधायक प्रकाश सूर्य की, तो उन्होंने कल भाषण दिया है, क्या कुछ अहम बिंदु जो है उस भाषण के रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रकाश सूर्य एक ऐसे विधायक है जिन्होंने पहले ही सीएम एकनाथ शिंदे के साथ जब शिवसेना से बगावत करना था तब उनके साथ गुवाहाटी गए थे। उसके बाद से लगातार प्रकाश सूर्य अपने विधानसभा में शिंदे फंड से और अपने खुद के फंड से लगातार विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने सीएम के पैरों में गिरकर और उन्हें अभिनंदन किया, उसके साथ लगातार वह भावुकता से भाषण दिए और उन्होंने बोला कि हमारी घोर गरीब जो जनता है, हमारे विधानसभा में जो जनता है वो 80% स्लम है। अब ऐसे में स्लम को लेकर तमाम तरह की सुविधाएं देना बेहद जरूरी होता है, खासकर झुपड़पट्टी का जो इलाका होता है उसे पुनर्वसन में कैसे तब्दील किया जाए, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एरिया आता है उसमें डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उसको लेकर भी उन्होंने सीएम से अवगत कराया कि साहब किसी भी हालत में हमारे जो बहुत गरीब जनता है उनके लिए पुनर्वसन की व्यवस्था की जाए, और क्योंकि उनके दस्तावेज जो है लीगल नहीं माने जाते हैं, तो ऐसे कई मुद्दे पर प्रकाश सूर्य ने सीएम को अवगत कराया। इस पूरे मामले में सीएम ने भी अपने भाषण में यह माना कि 80% स्लम होने के नाते तमाम तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ की जनता को करना है,
लेकिन अब हमने जुबान दिया है तो हमारी बात कटेगी नहीं, यानी कि विकास को लेकर वह कटिबद्ध है और आगे भी वह घोषणा करेंगे कि किस तरह से इस इलाके में डेवलपमेंट और विकास को आगे ले जाया जाए। चलिए सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।